नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्यों ऑब्जेक्शन? इस पर ऑब्जेक्शन जो लोग करने वाले हैं उनके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन तर्क कोई टेक्निकल तौर पर नहीं सामने आ रहा है। हां, यह जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी एक छत्रराज करना चाह रही है, इस वजह से इस पर जोर दे रही है। कुल मिलाकर किसी ऐसी भी पार्टियां कई हैं जिन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। ये जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। 10-12 ऐसे रिएक्शन दिन भर में सामने आए जिसमें हमने तलाश करने की कोशिश की कि कोई ऐसा टेक्निकल पक्ष, क्योंकि जब इसे बनाया जा रहा था, इसे ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो उसमें कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया, समाज के लोगों की राय ली गई, उसके बाद किसी मसौदे पर जाकर इस कैबिनेट ने इसे पास किया। बिल बनने तक और उससे पहले जो एक टेन्योर है, जो एक गैप है, उस गैप में बहुत कुछ होना है। लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर ठीक है, इसका विरोध करना है, विपक्ष को अगर इस पर हमला ही करना है, तो फिर विपक्ष कोई ऐसी चीज लेकर आए, उस ऐसे टेक्निकल पक्ष को लेकर आए, इस समझ में आए कि नहीं, हाँ सही कह रहे हैं ये, और यहां पर ये इन्होंने गलती कर दी, और ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये अपनी छतरी के नीचे सबको लाने के फिराक में। लेकिन ये हवाई या फिर वो साहित्यिक बातें सिर्फ रह गई हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा पर आते हैं। भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत अच्छा। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों, सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं, लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हों और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हों। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना, और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है
और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे डिबेट में कूदते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता है बीजेपी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता है हमारे साथ जेडीयू से, स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस से। हर बार की तरह पहले विपक्ष के सुनेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। स्नेहाशीष वर्धन प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। स्नेहाशीष, अपना पक्ष रखिए, कहां दिक्कत है? और जैसा कि हमने शुरुआती दौर में ही कहा कि सिर्फ साहित्यिक बात नहीं होनी चाहिए और सेंटेंस बनाने के लिए कोई बात नहीं। अगर इसका कोई ऐसा पहलू जो आपको लगता है कि गड़बड़ है और कांग्रेस पार्टी अगर इसके कुछ ऐसे टेक्निकल पहलुओं को लाकर पब्लिक के सामने रखना चाहती है, समझाना चाहती है, प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, आप अपनी बात कह सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार प्रधानमंत्री महोदय कहते रहे और ये बात समझने वाली होगी कि प्रधानमंत्री साहब बार बार विभिन्न चुनावों में जाके रीपैकेजिंग करके जो अपने वादों को बेच रहे थे उससे वो बचेंगे। ये उनका व्यक्तिगत एक स्वार्थ था और जिसके चलते वो बार बार इस चीज को ला रहे थे। दूसरी बात यहाँ पे सीधे सीधे आ रही है कि ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक है। अगर जनता या आम वोटर्स को एक बार गलती हो जाती है, चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाती है कोई पार्टी, तो उससे सबक सिखाने का एक मौका मिलता है। लेकिन जब एक ही साथ सारे इलेक्शन होने लगेंगे तो वो वादे जो पार्टी नहीं निभाएगी फिर भी उसे 5 साल झेलना पड़ता है। उसे सबक सिखाने का मौका फिर 5 साल बाद ही मिल पाता है। राज्यसभा जो राज्यसभा की भी बात आ रही है जी। भाई, ये एक चीज बताइए, ये मजा चखाने की बात कई बार आप रिपीट कर रहे हैं। ये जो मजा चखाना है वो जनता को चखाना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को चखाना? आप चखाना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को उतारते हैं और उसमें जनता पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ वोट करती है और जिसका बहुमत होता है उसके साथ जाती है, जिसको वो चुनती है जनता वो सरकार बनाती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मौका मिलता है, बार बार मिलना चाहिए और लोकतंत्र की खूबसूरती ये बनी रहेगी। ठीक है, अगर ये सामने आ भी जाता है तब की सिचुएशन में भी जरा सोच कर रखिए। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा एक ही समय होंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं ना कई बार जब इलेक्शन में जाते कि नहीं लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, ये मेंटेलिटी मानसिकता का फर्क बन जाता है कि हम राज्यों के लिए क्या सोच रहे हैं और देश स्तर पर क्या सोच रहे हैं। अब ऐसे में मेरे जैसा अगर वोटर पहुंचता है तो ठीक है, अपने तरीके से हम डिसीजन लेंगे कि वहां पर लोकसभा के चुनाव में देश में किसी प्रतिनिधित्व का मौका मिले और राज्य में कौन बेहतर कर सकता है। वहां इंजन वाली बात सामने नहीं आती। इंजन वाली बात तो पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है, कुंतल कृष्ण बोल सकते हैं, लेकिन हमें इंजन नहीं समझ में आता। हमें अपना इंजन समझ में आता है कि हमारे घर की गाड़ी कैसे चलेगी, हमारे घर की जो बुनियादी जरूरतें कैसे होंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, रोजगार और बेरोजगारी का फर्क समझ में आता है। जो प्राइवेट सेक्टर में उनका अलग इस पर तर्क हो सकता है, जो सरकारी नौकरियों में उनका तर्क अलग हो सकता है। हमारा सिर्फ एक चीज सवाल आपसे पूछना है कि अगर ऐसा हो भी जाता है, दिक्कत क्या है? देखिए विवेक जी, मैं फिर से यही बात कहूंगा कि पूरी तरीके से जनता के हित में होनी चाहिए कोई भी पॉलिसी बनती है। वही सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जनता की हित में कहां नहीं है, आप बताइए। लेकिन यहाँ पे मामला क्या हो रहा है? हाँ। मोदी जी की रीपैकेजिंग जो दिक्कत आ रही है कि बार बार एक ही आप लोग चिढ़ते बहुत ज्यादा लुआब में वो लाके और वादों को करते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं। उन चीजों से भी वो बचेंगे। और दूसरी चीज ये है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी वो आज हो जाएगी, दिखने लगी। कैसे खत्म हो जाएगी आप बताइए? आप मेरा ही सवाल का जवाब छोड़िए, अमित शाह को छोड़िए, मोदी को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, निश्चित तौर पे कांग्रेस और बीजेपी को फायदा होगा और भी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उन्हें फायदा होगा। ये सीधी बात है क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे गौर हो जाएंगे। आप लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं है क्या? बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हम लोकतंत्र में इस बात को समझना होगा कि तमाम क्षेत्रीय दल जितने भी उद्भव हुए हैं वो उन इलाकों की भी बातें करते हैं। जो आपका बढ़िया है, ये आपका बड़प्पन है, ये कांग्रेस का बड़प्पन है। हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, लोकतंत्र की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और हम बताएंगे कि क्षेत्रीय दल किस तरीके से मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए ये बात मैं ठीक है। कुंतल कृष्णा, अभी तक जो बात समझ में आई, ये राष्ट्रीय पार्टी आप ही लोग हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कम से कम
आप जो कांग्रेस है उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो है कि आप लोग भी जीवित रहे, हालांकि वो अभी इतनी मजबूत तो नहीं है जिस पर वो कह पाए कि आप खत्म ही हो जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि वो अभी कमजोर है, तो चाहेंगे कि आप जिंदा रहिए ताकि वो भी कई राज्यों में जिंदा रह पाए। कुंतल कृष्णा। विवेक जी, कुछ तथ्यों पे हम लोग पहले बात कर लें। हाँ, एकदम पॉइंट पे बात कीजिए। देने के लिए ये मंच शायद उपयुक्त नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में जो बात कही है, इस देश में ये होता आया है। पहले 4 आम चुनाव इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए। ये पद्धति टूटी कब? 1952 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे। 1960 का जब दशक आया तो नेहरू जी के बगैर कांग्रेस को लड़ना पड़ा चुनाव। ठीक है। नतीजा यह हुआ, तब तक इनकी पकड़ राज्यों पे कमजोर हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि 1967 के आम चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बन गई, पर 6 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद अगला आम चुनाव होना था 1972 में। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सोच के अनुरूप, उनको कुछ बात समझ में आई, 1971 में ही 5वां आम चुनाव करवा दिया। 1967 से 1972 के बीच में ऐसी परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की कि अपनी राजनीतिक सहूलियत के अनुसार, चूंकि 1967 के चुनाव में वो 6 राज्यों का चुनाव हार चुके थे, समय से पहले बर्खास्त करके चुनाव कराने की परिपाटी कांग्रेस ने शुरू कर दी। इस परिपाटी के साथ खत्म हो गई वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना। अब भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, हमारी बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में जरूरी इसलिए है कि सारी की सारी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी हो जाए, विकास कार्यों के लिए समय बचे और आर्थिक बोझ व्यवहारिक हो जाए। आप अपने लिए समय 4500 करोड़ आप अपने लिए समय बचाना चाह रहे हैं और कांग्रेस के लिए कांग्रेस को समझ में आ रहा है नहीं माने विवेक जी, कांग्रेस ने तो वन नेशन वन इलेक्शन को खत्म किया अपनी सहूलियत से। आप शुरुआत के, मैं तो आंकड़े दे रहा हूं, 1967 तक आप आना चाह रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए। बिल्कुल, हमारा हर काम जनता, 4500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 4500 करोड़ रुपए। दूसरी बात, आचार संहिता बारंबार लगती है, विकास कार्यों में अवरोध होता है। इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, और इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक सहूलियत से ला रहे हैं। सीआईआई ने ऑन रिकॉर्ड यह बात कही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कंसेप्ट सुधारवादी प्रक्रिया है। ठीक है, ये इस एक पॉइंट के अलावा, इस एक पॉइंट के अलावा कांग्रेस की जो दलील है उसमें क्षत्र राज, एक ही छाता, वो छाता भी आप ही के हाथ में, और उस छाते के अंदर सभी पार्टियां। के तथ्यों से कुछ सीखा जाए ना, विकास इतिहास के तथ्यों से कुछ सीखा जाए। कांग्रेस 1967 में विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव साथ लड़ने गई थी, 6 राज्यों में चुनाव हार गई थी, क्योंकि 1967 तक कांग्रेस। आपका पक्ष हमने जान लिया। जरा सारिका पासवान के पास चलते हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। सारिका पासवान जी, जरा बताइएगा, आप लोग को ऑब्जेक्शन है, हालांकि मनोज झा की जो बयान है वो हम सुन पा रहे थे बाइट के जरिए, और हमने देखा कि कई आपत्तियां, हालांकि उन्होंने फिर भी अपनी लाइन में ये कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उन्होंने कहा कि पहले आने दीजिए, इससे पहले पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और अध्ययन के बाद कुछ और जो कहना होगा, कुछ पॉइंट हम निकाल करके बिल्कुल सामने रखेंगे। ये बात हमें अच्छी लगी। सारिका पासवान जी बिल्कुल। विवेक जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता से आपने पूछा तो इन्होंने आज़ादी के बाद के वन नेशन वन चुनाव का जिक्र किया, और इनकी कहानी जो है ना आधे रास्ते से बदल गई थी, दूसरा रुख इन्होंने ले लिया। कहते हैं ना, जाना था जापान और पहुंच गए चीन, वही वाली स्थिति। आगे समझ गए ना, रुक जाइए कुंतन जी, आगे समझ गए ना, इतिहास को पढ़ा कीजिए आप लोग। अरे मोदी जी हमेशा नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये बोलते बोलते आप लोगों के कानों में और आपके मस्तिष्क में इतना उन्होंने भर दिया है कि हर कहानी आपकी शुरू इन्हीं नामों से होती, इन्हीं तक समाप्त होती है। आजकल नाम जप करने का चल रहा है ना, कोई एक नाम पकड़ के जप करने से कंसंट्रेशन बना रहता है। हाँ, आइए सारिका जी अपनी बात। बहुत बढ़िया, और इनके लिए तो फायदेमंद भी है, ये लोग जपते हैं जब तक अपने विपक्षियों का नाम नहीं, वो लोग तो राम राम जपते हैं, राम राम पूरी दुनिया जपती है। बताया
कि कुंदन जी ने बतलाया कि आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ वन नेशन वन चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने गलत रास्ता और गलत गली पकड़ ली थी, मैं इनको सुधार करना चाहूंगी। और ऐसा क्यों हुआ कि उसके बाद इसे समाप्त करना पड़ गया? क्योंकि कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके अलावा कई राज्यों में विधानसभा जो है, चुनाव जो है वो जल्द जल्द भंग होती गई, जिसके कारण की ये पूरी चुनावी व्यवस्था जो है वो बिगड़ती चली गई। अभी आप शुरुआती में बोल रहे थे विवेक जी की कोई टेक्निकल पॉइंट जो है, तार्किक जो है, बिल्कुल इस वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ विपक्ष नहीं दे पा रही है। बिल्कुल हम कई तार्किक आपको देते हैं विवेक जी, क्योंकि ये कहीं से भी वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, ये संविधान और कानून के पक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त करने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। हर राज्य के विधानसभा से पास करना पड़ेगा ये, और इतना ही नहीं, जिन राज्यों में विधानसभा की चुनावें हो गई हैं वहां भी भंग करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 140 करोड़ जनता हमारे देश में, अगर इसके आधे भी अगर हमारे वोटर है, तो आप समझ लीजिए कि उतने मशीनों का इंतजाम, उस व्यवस्था को इंतजाम करना, ईवीएम मशीन की, वीवीपैट की इंतजाम करना, इसके अलावा भी देखिए समय समय पे जब बार बार चुनाव होता है ना, तो जनप्रतिनिधि अपनी जनता के मुद्दों को सदन में रखते हैं और वो काम करते हैं, और उनके अंदर वो डर रहता है कि हाँ, हम अपने जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजाया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करें। लेकिन इस तरीके से तो अगर 5 सालों के लिए किसी को चुन करके आप सदन में पहुंचा दिए, एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी की रूह में, रगों में समाई हुई है। तो मुझे लगता है कि बार बार और समय समय पे चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार लाता है, इसलिए कहीं से भी वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अरविंद निषाद के पास ठीक है, ये टेक्निकल पक्ष, ये थोड़ा सा बढ़िया लगा सारिका पासवान जी, बढ़िया था ये। हाँ अरविंद निषाद बताइए आप जरा, इस टेक्निकल बातों को सुनने के बाद क्या लगता है, जो सारिका पासवान कह रही है उसे समझने के लिए थोड़ा सा बातचीत और होनी चाहिए थी इस पे? देखिए 2-3 पक्ष को मैं रखना चाहूंगा। 1967 के चुनाव लास्ट चुनाव थे जो एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए। तो 1967 के चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था, वह सोशलिस्ट पार्टी ने देश के 9 राज्यों में सरकार बना ली। ठीक है। वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, और उसी क्षेत्रीय पार्टी से घबरा करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में नई परंपरा की शुरुआत की। ये कि कांग्रेस पार्टी, हाँ सब मैं, हाँ वो हंसी इसलिए आ रही है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार पर ये चलने का खोखला दावा करते हैं। अच्छा, आप आगे बोलिए। राम मनोहर लोहिया के विचारों को नहीं मानते हैं, सोशलिस्टिक विचारधारा को नहीं मानते। दूसरी बात, दूसरी बात, एक और जो इंडिया गठबंधन कर रहा है कि देश में एक साथ कैसे चुनाव होगा। भाई देश में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, 6 चरण, 7 चरण, 8 चरण, 9 चरण, 10 चरण। तो हर इलाके में अलग अलग हिसाब से चुनाव में चरण में चुनाव होते हैं। उस चरण के हिसाब से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट होता है, उसके हिसाब से पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है, चुनाव होती है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में भारत सरकार के द्वारा लाया गया यह एक बेहतर कदम है। साथ ही साथ जब रामनाथ कोविंद जी के समक्ष सभी राजनीतिक दल जाकर के अपनी राय देने लगे, उसमें से आप अभी अपने स्टोरी में बता रहे थे संभवतः 42 या 48 राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त किया कि इस देश में एक साथ 32 अरे मैं मानता हूं आप ही की बात में, ठीक है, हो सकता है डेटा में कुछ 32 राजनीतिक दलों ने, अब 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराने की अपनी अनुशंसा या अपनी मायावती ने सपोर्ट किया ना, व्यक्त की। अब ये लोग किसी का नहीं मानते हैं। उस कमिटी में कुल 8 मेंबर थे रामनाथ कोविंद जी के साथ। कांग्रेस पार्टी से अरे बेनिफिट नहीं ना, अरे ये सुनिए ना, क्या बेनिफिट क्या है? सही बात है, ये सारी चीजें छपी हुई है, अखबारों में छपी है, न्यूज बुलेटिन इस पर निकल रहे हैं। देश के आप समय बचा दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा, लेकिन आप ये बताइए ना कि होते हैं उस डिबेट का टाइम सेम है, एक ही दिन में डिबेट खत्म करना है, अगले दिन नहीं लेके जाना है। बताइए अरविंद जी।
1 पॉइंट 30 सेकंड से अधिक नहीं देंगे। अब मैं बता ही तो रहा था कि सारिका जी बीच नहीं तो आप हिस्ट्री सुना रहे थे ना, अभी रुचि नहीं है। सारिका जी ने अपना पॉइंट रख दिया 30 सेकंड में, आप बताइए। तो मैं बता रहा, अरे भाई मैं बता ही रहा। बेनिफिट तो मैं बताया, 3 बेनिफिट मैंने गिना दिया। चलिए समय की समाप्ति होती है, 3 मैंने गिना दिया। चलिए समय की समाप्ति होती है, लेकिन इतना जरूर है कि जब समय बचेगा, पैसा बचेगा, राजस्व बचेगा, तो फिर इसमें देश की प्रगति उन्नति के रास्ते साफ होंगे। लेकिन विपक्ष का तर्क अपनी तरीके से है, अपने तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि विपक्ष अभी भी पढ़ने को और जानने को आमादा है। विपक्ष का ये कहना है कि अभी हमें और भी इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं।